एवरीवन, वेलकम टू टीपीएस एजुकेशन चैनल सिरोही। तो हमने जो पिछली क्लास थी उसके अंदर लघु बीजाणुधानी या पराग कोश की संरचना के बारे में अध्ययन किया था। इसके अंदर जो चार लघु बीजाणुधानी है, चारों की संरचनाएं समान होती है। आज जो हम देखेंगे वो ये रहेगा कि ये चारों लघु बीजाणुधानी है, इनका डेवलपमेंट या विकास कैसे होता है। तो जैसे एक का विकास होगा उसी प्रकार से इन चारों का विकास रहता है। तो यहाँ पर यदि हम देखेंगे तो इसको ये कहें कि लघु बीजाणुधानी का विकास, या फिर इसको ये कहें कि एक पराग कोश का विकास। तो हम देखते हैं कि इसका विकास किस प्रकार से होता है, ये किस प्रकार से बनती है। हम देखते हैं लघु बीजाणुधानी का विकास या माइक्रो स्पोरेंजिएट का विकास। तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि जो पुंकेसर होता है उसके अंदर एक होता है पुतंतु, ये पार्ट। इस पुतंतु के शीर्ष भाग पर परागकोश होता है और उस परागकोश में लघु बीजाणुधानी होती है। तो ये जो पुतंतु होता है इसका जो शीर्ष भाग रहता है, ये शीर्ष भाग इस प्रकार से उपस्थित रहता है। तो ये जो शीर्ष भाग है, इस शीर्ष भाग के अंदर प्रारंभिक अवस्था में दो प्रकार के कोशिकाएं रहती हैं। बाहर की ओर होती है एपिडर्मिस, या फिर बाह्य त्वचा। इस एपिडर्मिस से अंदर की ओर एक विभाजनशील या फिर कहीं विभजक कोशिकाओं का समूह होता है, और ये होती हैं विभजक कोशिका। तो यहां पर जो ये विभजक जो कोशिकाएं रहती हैं, इन विभजक कोशिकाओं के अंदर विभाजन होता है, और विभाजन होने के बाद लघु बीजाणुधानी का निर्माण होता है। तो ये जो पार्ट रहते हैं, तो इसके अंदर देखते हैं कि ये जो विभजक कोशिकाएं हैं, इनमें विभाजन किस प्रकार के होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि विभाजन जो है, यहां पर जो विभाजन होंगे उनकी यदि बात करें तो ये रहते हैं परिणत, पेरिकलिनर और एंटीक्लिनर, परिणत और अपनत। तो यहां पर जो विभाजन चलेंगे, इनमें से हम बात करें, जैसे ये एक कोशिका है, ये कोशिका, इस कोशिका में ये जो दोनों विभाजन होते हैं वो कब होंगे और इन विभाजनों का क्या अर्थ होता है। तो यहां पर यदि हम बात करें कि यदि ये कोशिका है, इस कोशिका में यदि इस प्रकार का विभाजन होता है, यानी जो इसकी परिधि होती है या बाहर की जो भित्ति होती है, यदि उसके समांतर होता है, तब उसे कहते हैं परिणत। तो इस प्रकार से एक तो ये हुआ कि यहां पर यदि भित्ति है तो इस भित्ति के समांतर विभाजन होगा। इसके बाद जो दूसरा विभाजन होता है वो रहता है अपनत, या फिर कहें एंटीक्लिनर। तो यहां पर यदि इसको देखेंगे तो ये परिधि जो है इसके इस प्रकार से विभाजन होता है या लंबवत हो जाता है। तो यहां पर यदि इसको देखें तो ये विभाजन हुआ अपनत। तो यदि इसको देखें हम कि यहां पर जो परिणत और अपनत विभाजन है, ये विभाजन होंगे यहां पर विभजक कोशिका में। तो जैसे ये विभाजन होते हैं तो इनके
दोनों विभाजनों के एक साथ होने से एक परत बन जाती है। यानी हम ये कहें कि एक बार विभाजन जैसे इस प्रकार से हुआ, दूसरा विभाजन इस प्रकार से होता है, तो इस प्रकार से अनेक परतें बन जाती है। तो यहां पर भी विभाजन इस प्रकार से चलेंगे, कभी परिणत विभाजन होते हैं, कभी अपनत विभाजन होते हैं। तो ये एक निश्चित क्रम में होंगे। तो किस प्रकार से इनमें ये विभाजन होगा और किस प्रकार से लघु बीजाणुधानी बनती है, अब देखते हैं। ये जो पार्ट है, ये पूतन जो पुंकेसर है उसका शेष पार्ट हुआ। ये जो शेष पार्ट है, इसके अंदर ये जो पार्ट हमने दिखाया था, ये हो गया एपिडर्मिस का पार्ट। इसके बाद यहां पर अंदर की साइड में यदि हम देखते हैं तो ये कोशिकाओं का एक समूह है। तो ये जो कोशिकाओं का समूह है, इन समूह में से कोशिकाओं का जो समूह है, इसमें से चारों कोणों पर चार कोशिकाएं, जैसे ये जो पार्ट है इसमें से कि एक कोशिकाओं का समूह है, एक दूसरा पार्ट ये हुआ, एक पार्ट ये हुआ। ये चार साइड के अंदर चार कोशिकाओं के समूह होते हैं, जो बाकी कोशिकाओं की तुलना में कुछ अलग दिखाई देते हैं। या फिर ये कहें कि ये जो कोशिकाओं के समूह है, इनकी जो कोशिकाएं रहती हैं, उन कोशिकाओं का आकार बड़ा हो जाता है, उनका केंद्रक बड़ा हो जाता है और उनका जीव द्रव सघन हो जाता है। तो हम ये कहें कि ये जो पार्ट है, इसकी एक कोशिका जो है उसको प्रसूतक, और की गोनियल, तो ये जो प्रसूतक या आर्की स्पोरियम जो सेल होती है, यदि हम इसकी बात करें तो इसका जो आकार है, एक बड़ा आकार। इसके बाद इसका दूसरा लक्षण बड़ा केंद्रक, जीव द्रव्य सघन। तो ये इसके लक्षण हैं, जिसकी वजह से इसको आसानी से देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से हम ये कहें कि यहां पर जो ये प्रारंभिक कोशिकाएं हैं या आर्की स्पोरेंजियम या प्रसूतक जो कोशिकाएं हैं, इन प्रसूतक कोशिकाओं से लघु बीजाणुधानी का निर्माण होता है। तो चार साइड के अंदर चार प्रसूतक कोशिकाओं का समूह होता है। तो यहां पर यदि हम देखें तो जो आवर्त बीजी है, इन आवर्त बीजियों में ये एक प्रसूतक कोशिका एक लघु बीजाणुधानी का निर्माण नहीं करती है, बल्कि इन कोशिकाओं का एक समूह करता है। तो यदि हम देखें प्रसूतक कोशिकाओं का समूह, ये प्रसूतक कोशिकाओं का समूह लघु बीजाणुधानी का निर्माण करेगा। तो जब यदि कोशिकाओं का समूह किसी लघु बीजाणुधानी का निर्माण करता है, तब उसे कहा जाता है यू स्पोरेंजिएट प्रकार का विकास, यू स्पोरेंजिएट। तो यहां पर एक तो ये हुआ कि यू स्पोरेंजिएट प्रकार या सु लघु बीजाणुधानीय विकास
किस कंडीशन को कहा जाता है? तो यहां पर यह रहता है कि यदि लघु बीजाणुधानी के विकास में एक से अधिक कोशिकाएं भाग लेती हों या कोशिकाओं का समूह लघु बीजाणुधानी का विकास करता हो, तब उसे हम कहेंगे यूस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट। इसके बाद एक दूसरा और होता है जिसके अंदर केवल एक कोशिका, यानी एक कोशिका लघु बीजाणुधानी का विकास करती है, और यदि इस प्रकार का होता है तब उसे कहा जाता है लेप्टोस्पोरेंजिएट, या फिर कहें तनु लघु बीजाणुधानीय विकास। और इस प्रकार का जो विकास होता है वह टेरिडोफाइटा में होता है। या फिर कहें कि इसके अंदर जो फ्रेन है इनके अंदर यह विकास होता है। तो यदि लघु बीजाणुधानी केवल एक कोशिका से बने तो उसको लेप्टोस्पोरेंजिएट प्रकार, यदि एक लघु बीजाणुधानी एक से अधिक कोशिकाओं से बनती हो तब उसे हम कहेंगे यूस्पोरेंजिएट प्रकार। तो यहां पर जो डेवलपमेंट होगा या आवृतबीजी पादपों में जो लघु बीजाणुधानी का विकास होता है वो होगा यूस्पोरेंजिएट टाइप का। या फिर कहें कि यहां पर एक कोशिका न होकर के कोशिकाओं का एक समूह रहेगा जो लघु बीजाणुधानी का निर्माण करेगा, जो अपने इस प्रकार से ये कोशिकाओं का समूह हुआ है। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर विभाजन जो चलेंगे वो किस प्रकार से विभाजन होते हुए किस प्रकार से लघु बीजाणुधानी बन रही है। अब इन कोशिकाओं का जो समूह होता है उनमें से हम केवल एक कोशिका को लेकर के इसको दिखा रहे हैं, बाकी सभी कोशिकाओं में इसी प्रकार से रहेगा। तो यहां पर यदि हम बात करें, जैसे ये एक कोशिका है, ये कोशिका, तो ये जो कोशिका है इस कोशिका की यदि बात करें तो सबसे फर्स्ट में इस कोशिका के अंदर जो विभाजन है पैराइटल विभाजन होगा या परिणत विभाजन होगा। तो यहां पर जैसे ही इसके अंदर विभाजन होता है परिणत, और इसके विभाजन के बाद ये दो कोशिकाएं बन जाती है इस प्रकार। इनमें से एक कोशिका वह है जो बाहर की ओर या फिर कहीं परिधि की ओर होती है, तो उसे कहा जाता है प्राइमरी भित्तीय कोशिका। दूसरी जो कोशिका है जो अंदर की ओर रहती है उसे कहा जाता है प्राइमरी तो दूसरी जो कोशिका हुई वो हुई प्राइमरी स्पोरोजेनियस सेल या फिर कहें प्राथमिक लघु बीजाणुजन कोशिका। तो ये इस प्रकार से इस एक कोशिका से परिणत विभाजन से दो कोशिकाएं बन जाती है। तो यहां पर इसी प्रकार से यदि हम बात करें, यहां पर भी इसी प्रकार से, यहां पर इसी प्रकार से, यहां पर, या फिर कहें इस ग्रुप की सभी कोशिकाओं में ऐसे ही सबसे फर्स्ट में विभाजन होगा। इसी प्रकार का विभाजन
इन कोशिकाओं में होगा, इस समूह में होगा, इसी प्रकार से इस समूह में होगा। इस प्रकार से यदि हम देखेंगे तो जो एपिडर्मिस है जो इसके बाहर की ओर है, इस प्रकार से ये एपिडर्मिस, इसके नीचे जो हाइपोडर्मिस की जो कोशिकाएं थी या विभाजनशील जो कोशिकाएं थी, इनके अंदर चारों कोणों पर 4 अलग अलग ग्रुप बन जाते हैं। और ये जो ग्रुप बनते हैं इनके अंदर ये 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है। अब यदि हम इनको देखें कि ये जो पार्ट रहता है प्राइमरी जो भित्तीय कोशिकाएं जो रहती हैं, इनसे लघु बीजाणुधानी की भित्तियां बनती हैं। और ये जो प्राथमिक लघु बीजाणुजन्य जो कोशिकाओं का समूह रहता है, इससे लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। तो एक बार इन सभी को देखते हैं कि किस प्रकार से इनके अंदर होगा। तो एक बार हम इन परतों को देखते हैं। तो सबसे पहले हमने ये कहा था कि पूतंतु का शीर्ष भाग है या पराग कोष पिंड है। इस पराग कोष पिंड के अंदर 2 प्रकार के पार्ट हुए थे। एक सबसे बाहर की ओर बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस था। इसके अंदर की ओर कोशिकाओं का एक समूह था और कोशिकाओं का समूह है, उसमें से जो हाइपोडर्मिस प्रकार की कोशिकाएं हैं, उन हाइपोडर्मिस कोशिकाओं से कुछ कोशिकाएं अपने आकार में बड़ी हो जाती हैं, जिनका जीव द्रव सघन हो जाता है और उनको हमने नाम दिया था परसूतक कोशिका। तो ये 2 प्रकार की पराग कोष पिंड में कोशिकाएं दिखाई दी हमें। अब यहाँ पर जो ये परसूतक कोशिका है, इस परसूतक कोशिका के अंदर सबसे फर्स्ट में परिणत विभाजन होता है, पेरिफेरल डिवीजन होता है। पेरिफेरल डिवीजन होने से यहाँ पर 2 कोशिकाएं बनी थी। एक कोशिका बाहर की ओर जिसे प्राथमिक भित्तीय कोशिका या प्राइमरी पैराइटल सेल, सेकंड जो है वो थी प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका या फिर कहें कि प्राइमरी स्पोरेंजियस सेल। इसके बाद में जो आता है कि यहाँ पर इसके अंदर जो विभाजन होता है वो होता है परिणत व अपनत, यानी पेरिफेरल व एंटी कलिनल विभाजन होता है, डिवीजन हो जाता है। तो जैसे हमने ये कहा कि इस प्रकार का विभाजन होगा, तो ऐसा विभाजन होने से हमने ये बताया कि एक परत बनती है। तो यहां पर जैसे ये विभाजन होने पर इस प्रकार से यदि देखें तो परतें बन जाती है। और ये जो परतें होती हैं, यदि इन परतों की बात करें तो सबसे बाहर की ओर यदि हम देखेंगे जो ये परतें बनेंगी, इनमें एंडोथीशियम, मध्य परत, टेपिटम। लेकिन हमने जो संरचना पढ़ी थी उस संरचना में हमने एपिडर्मिस भी लिखा था। लेकिन यहां पर यह ध्यान देने का है कि एपिडर्मिस का निर्माण प्राथमिक भित्तीय कोशिका से नहीं होता है, बल्कि एपिडर्मिस तो पहले ही बनी हुई रहती है। तो यदि हम देखें कि ये जो परसूतक कोशिका से जो प्राथमिक भित्तीय कोशिका बन रही है, उससे केवल लघु बीजाणुधानी की 3 परतें ही बन पाती हैं और ये परत पहले से बनी होती है। इसके बाद हम बात करते हैं प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका की। इसके अंदर अनियमित विभाजन होता है, अनियमित विभाजन। इससे कोशिकाओं का एक समूह बनता है और ये जो कोशिकाएं होती हैं, इन कोशिकाओं को कहा जाता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। और इन कोशिकाओं में आगे अर्धसूत्री विभाजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन, और इससे बनते हैं लघु बीजाणु। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि एक लघु बीजाणुधानी के अंदर भित्तियां और लघु बीजाणुजन उत्तक किस प्रकार से बनते हैं, इसकी संरचना हुई, इसकी जो परतें थी उनके कार्य हुए। इसके अंदर जो हम बात करें कि टेपिटम जो है वो पोषण का कार्य करती है लघु बीजाणुओं को। इसके बाद यदि हम देखें
कि इस लघु बीजाणु धानी की जब परिपक्व हो जाती है, जब इसका स्फुटन होता है, तो उससे पहले इसकी परतें नष्ट होती है। तो लघु बीजाणु धानी में सबसे पहले जो परत नष्ट होती है वो होती है मध्य परत, कि फर्स्ट नंबर पर मध्य परत होती है वो नष्ट होती है। और कैसे होती है कि मध्य परत जो रहती है वह पोषक पदार्थ देती है टेपिटम को, और जैसे ये पोषक पदार्थ देगी तो ये हम ये कहें कि ये नष्ट होने लग जाएगी। इसके बाद ये आता है कि टेपिटम जो है पोषण देती है इन लघु बीजाणु, तो ये टेपिटम इनको पोषण देगी, लघु बीजाणु को पोषण देती है। इसके बाद ये टेपिटम भी नष्ट हो जाती है। तो जब परिपक्व लघु बीजाणुधानी होती है, तो परिपक्व लघु बीजाणुधानी के अंदर हम ये कहें कि ये जो परत है, जैसे फर्स्ट परत, सेकंड परत, थर्ड और फोर्थ, इन चारों परतों में से ये दो परतें नष्ट हो जाती हैं। केवल बचती है बाह्य त्वचा और एंडोथीसियम। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये जो लघु बीजाणु है इनका निर्माण कैसे होता है, यानी हम ये कहें लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया किस प्रकार से होती है। यहाँ पर ये अर्धसूत्री विभाजन होगा, कैसे ये लघु बीजाणु बनते हैं, अब इनको देखते हैं। तो अब देखते हैं लघु बीजाणु जनन जो है इसकी क्रिया। तो लघु बीजाणु की बात करें तो हमने ये कहा था सबसे फर्स्ट में लघु बीजाणु जनकोशिका, यानी जब लघु बीजाणुधानी का परिवर्धन कर रहे थे तो उस समय हमने ये बताया कि प्राथमिक लघु बीजाणुजन कोशिका होती है। ये जो प्राथमिक लघु बीजाणुजन जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं अपने आकार में बड़ी होती है, इनका जीव द्रव सघन हो जाता है और ये सभी कोशिकाएं 2n होती है, द्विगुणित होती है। इसके बाद जैसे इनका आकार बड़ा होता है तब इन्हें कहा जाता है लघु बीजाणु मातृ कोशिका, और ये कोशिका भी 2n होती है, द्विगुणित होती है। इसके बाद ये जो लघु बीजाणु मातृ कोशिका है इनके अंदर होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन से इस एक कोशिका से यहां पर 4 कोशिकाएं बन जाती हैं। यानी हम बात करें यदि यहां पर कि ये जो है एक कोशिका, अब इससे यहां पर बनती हैं 4 कोशिकाएं और ये रहती है अगुणित। लघु बीजाणु यहां पर 4, तो इस पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है लघु बीजाणु जनन। तो इसका अर्थ हुआ कि लघु बीजाणु मातृ कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा लघु बीजाणु बनने की जो प्रक्रिया होती है इसको कहा जाता है लघु बीजाणु जनन। यदि इसको हम देखें तो प्रारंभिक कोशिका ये इस प्रकार से हुई 2n, इसके बाद ये कोशिका अपने आकार में बड़ी होती है, ये भी 2n है। इसके बाद जो है यहां पर जैसे अर्धसूत्री विभाजन होता है तो यहां पर हो जाती है 4 कोशिकाएं, ये 4 कोशिकाएं।
लेकिन ये कोशिकाएं होती हैं अगुणित और इन्हें कहा जाता है लघु बीजाणु। तो ये जो चारों जो लघु बीजाणु होते हैं, इन चारों लघु बीजाणुओं के बीच में एक भित्ति पाई जाती है कि जैसे इस प्रकार से, और ये इस भित्ति के द्वारा पृथक रहते हैं और इस भित्ति को कहा जाता है क्लोज भित्ति। यदि ये क्लोज भित्ति जो है, ये क्लोज भित्ति टूट जाती है, तब ये चारों लघु बीजाणु फ्री हो जाते हैं। यानी इसके बाद ये चारों लघु बीजाणु इस प्रकार से बन जाते हैं। तब इन्हीं संरचनाओं को कहा जाता है परागकण। तो यदि हम यहां पर देखें लघु बीजाणु और परागकण, इन दोनों के अंदर केवल इस भित्ति का डिफरेंस है। यदि ये भित्ति बीच में रहती है तब तो इन्हें कहते हैं लघु बीजाणु। यदि ये क्लोज भित्ति टूट जाती है और ये मुक्त हो जाते हैं तब इन्हें कहते हैं परागकण। तो ये संरचनात्मक रूप से लघु बीजाणु और परागकण दोनों समान होते हैं। अब इसके बाद ये देखते हैं कि यहां पर जो ये विभाजन होता है, तो ये विभाजन भी दो प्रकार से होता है कि जैसे अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है, फिर अर्धसूत्री विभाजन सेकंड होता है। तो यहाँ पर एक बार केंद्रक विभाजन और फिर कोशिका द्रव विभाजन होता है। तो एक तो ये हो सकता है कि लगातार दो बार केंद्रक विभाजन हो और फिर एक बार कोशिका द्रव विभाजन हो। दूसरा इसका अपोजिट ये भी हो सकता है कि एक बार केंद्रक विभाजित होगा, फिर कोशिका द्रव विभाजन होगा, फिर केंद्रक विभाजन होगा, फिर कोशिका द्रव विभाजन होगा और फिर चार बनते हों। तो ये जो दो प्रकार के होते हैं, इन दोनों प्रकार को देखते हैं कि किस प्रकार से होते हैं। तब लघु बीजाणु जनन के प्रकार, और ये दो प्रकार के हैं, उत्तरोत्तर या सक्सेसिव, दूसरा है युगपत या सिमुल्टेनियस डिवीजन। इसके बाद हम देखते हैं कि इनके अंदर क्या डिफरेंस रहता है। तो यहां पर जो उत्तरोत्तर जो डिवीजन होता है, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे फर्स्ट में ये पार्ट हुआ, यानी ये जो है लघु बीजाणु मात्र कोशिका 2 है। ये जो कोशिका है, इस कोशिका में पहले अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है और यहां पर दो प्रक्रियाएं होती है। जब भी विभाजन होता है तो एक बार केंद्रक विभाजन और दूसरी बार कोशिका द्रव विभाजन होता है। तो पहले यहां पर होगा केंद्रक विभाजन, केंद्रक विभाजन, और इससे दो केंद्रक बन जाते हैं। यानी इसको कहें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट। इसके बाद जो है यहां पर दूसरा इसका पार्ट रहेगा कोशिका द्रव विभाजन। कोशिका द्रव विभाजन, तो ये पार्ट हुआ अर्धसूत्री विभाजन का। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट हुआ, कोशिका द्रव विभाजन होने के बाद यहां पर बन जाती हैं इस तरीके से दो कोशिका। इसके बाद फिर से वही प्रोसेस, यानी अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, केंद्रक विभाजन, यहां पर केंद्रक विभाजन होने से एन दो केंद्रक इससे और दो ही केंद्रक इससे बन जाते हैं। इसके बाद फिर होगा कोशिका द्रव विभाजन, कोशिका द्रव विभाजन,
और अब बन जाती हैं 4 कोशिकाएं। एंड 4 बन जाएंगे लघु बीजाणु। तो इस प्रकार से हम ये कहें कि ये जो विभाजन होता है, इस विभाजन में एक बार केंद्रक विभाजन, फिर कोशिका द्रव विभाजन, जिससे 2 कोशिकाएं बनेंगी, फिर इन 2 कोशिकाओं के केंद्रक विभाजित होंगे, इसके बाद फिर इनका कोशिका द्रव विभाजन होगा और इस प्रकार से फिर 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है। और इस प्रकार के यदि विभाजन की हम बात करते हैं तो ये पाया जाता है सामान्य तौर पर एक बीजपत्री में। एक बीजपत्री। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो सेकंड है, या फिर कहें युगपत या सिमुल्टेनियस डिवीजन। तो इसमें यदि देखेंगे तो इसके अंदर ये रहेगा कि सबसे फर्स्ट में यहां पर उसी प्रकार से अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट रहेगा, तो यहां पर होगा अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और केवल केंद्रक विभाजन होता है। इससे इस एक कोशिका में ये जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, इस एक कोशिका में 2 केंद्रक बन जाएंगे। अर्धसूत्री विभाजन होने से गुणसूत्र अगुणित हो जाएंगे इस तरीके से। इसके बाद इस विभाजन की तरह इसमें कोशिका द्रव विभाजन नहीं होता है, बल्कि दूसरी बार फिर से केंद्र की विभाजन हो जाता है। तो हम ये कहेंगे कि जो दूसरा विभाजन है वो हुआ अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, और इसके अंदर पहले होगा केंद्रक विभाजन। केंद्रक विभाजित होकर के अब यहां पर इस एक केंद्रक से 2 केंद्रक बन जाएंगे, इस दूसरे केंद्रक से भी 2 केंद्रक बन जाएंगे। इस प्रकार से एक कोशिका में 4 केंद्रक हो जाते हैं। अब इसका होता है कोशिका द्रव विभाजन। अब इससे बनती हैं 4 कोशिकाएं, या फिर कहें 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार का जो विभाजन होता है यह होता है द्विबीजपत्री में। द्विबीजपत्री। तो यहां पर यदि हम बात करें तो लघु बीजाणु जनन जो 2 प्रकार का था, जिसके अंदर लास्ट के अंदर वही 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है और लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया है वह पूरी हो जाती है। अब इसके बाद जो है अगला जो टॉपिक है उसको देखेंगे।